हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संजय नाडिया आपका SK GK क्लासेस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज से मैं इसमें राजस्थान जीके में और मेवाड़ का इतिहास शुरू कर रहा हूँ। इसमें अपना पहला टॉपिक है मेवाड़ का गोहिल वंश, या इसको अपन गोहिलोत वंश या सिसोदिया वंश भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, जो मेवाड़ का गोहिल वंश है, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अलग अलग मत दिए हैं। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन अबुल फजल। तो दोस्तों, अबुल फजल है वो मेवाड़ के जो गोहिल है, इनको ईरान के शासक नौशेरवा आदिल की संतान बताया। यानी जो अबुल फजल हैं वो मेवाड़ के जो गोहिल हैं, इनको ईरान के शासक या राजा नौशेरवा आदिल की क्या बताए हैं? संतान बताए। फिर बात करते हैं अपन गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा। तो दोस्तों, गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं वो मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं, इनको सूर्यवंशी बताते हैं। क्या बताते हैं इनको? सूर्यवंशी। ठीक है। उसके बाद में अपना अगला आता है D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। तो दोस्तों, D.R. भंडारकर हैं वो मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं, इनको और नागर ब्राह्मण बताता है। क्या बताता है? नागर ब्राह्मण। फिर है मोहनोत नैणसी। तो दोस्तों, मोहनोत नैणसी हैं वो मेवाड़ के जो गोहिल शासक हैं, इनकी 24 शाखाएं बताई हैं। कितनी शाखाएं बताई हैं? 24 शाखाएं बताई हैं। एक है दोस्तों कवि राजा श्यामल दास। तो कवि राजा श्यामल दास हैं, यानी श्यामल दास। तो श्यामल दास ने और गोहिलों की 36 शाखाएं बताई हैं। दोस्तों, वही श्यामल दास है जिसकी पुस्तक बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि वीर विनोद किसकी पुस्तक है। तो वीर विनोद किसके? कवि श्यामल दास। तो कवि श्यामल दास है वो गोहिलों की 36 शाखा बताते हैं। मोहनोत नैणसी है वो गोहिलों की 24। तो दोस्तों, एक चीज और याद रखेंगे, जो मोहनोत नैणसी वो गोहिलों की 24 बताते हैं और राजपूतों की कितनी बताते हैं? 36। मोहनोत नैणसी वो गोहिलों की 24 बताते हैं और राजपूतों की कितनी शाखा बताते हैं? 36। और अकेले यहाँ पे श्यामल दास है वो गोहिलों की कितनी शाखा बता रहा है? 36। इसके बाद देखिए दोस्तों, अपन बात करेंगे गोहिलों का विस्तार। कि गोहिलों का विस्तार है वो कौन कौन से जिले में आता है? मेवाड़ राजवंश में, मेवाड़ के अंतर्गत जो गोहिल या गोहिलों तो सिसोदिया वंश है, इसके अंतर्गत जो मेवाड़ क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं वर्तमान संदर्भ में? तो देखिए दोस्तों, इसमें आता है एक तो आपका उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। ये 5 जिले मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से? उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रताप। अब दोस्तों, ये संपूर्ण जो जिले हैं, इनको संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? मेवाड़। यदि मेवाड़ राजवंश में जो गोहिल वंश है या मेवाड़ राजवंश है, इसका शासन वर्तमान संदर्भ में जिले देखें तो 5 जिले आते हैं। फिर दोस्तों, महाभारत काल में दोस्तों, महाभारत काल में जो ये क्षेत्र है, यानी मेवाड़ क्षेत्र या इन जिलों का क्षेत्र है, यह सिवी जनपद का अंग था। किसका अंग था? सिवी जनपद का। याद रखेंगे, यानी यह क्षेत्र, या अपन ऐसे कहें, यह क्षेत्र यानी मेवाड़ क्षेत्र प्राचीन समय में जनपदों के समय में सिवी जनपद का अंग था। और इस सिवी जनपद की राजधानी क्या थी? मध्यमिका, जो कालांतर में जाके क्या हुई? नगरी, या अपन बात करें बाद में चित्तौड़। फिर दोस्तों, इस महाभारत टाइम पीरियड के बाद में और इस मेवाड़ क्षेत्र के ऊपर और मेव जाति का अधिकार हो गया था। कौन जाति का? मेव जाति का अधिकार हो जाने के कारण इस क्षेत्र का नाम बाद में क्या पड़ता है? मेद पाट पड़ता है। दोस्तों,
अब देखिए अपन बात करते हैं कि मेवाड़ का जो गुहिल वंश है, या इसको अपन गुहिलोत कह सकते हैं या सिसोदिया कह सकते हैं। तो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसके संस्थापक, तो दोस्तों मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसके संस्थापक हैं गुहादित्य। कौन है? गुहादित्य। ठीक है दोस्तों। और गुहादित्य ने मेवाड़ में गुहिल वंश की स्थापना कब की? तो दोस्तों याद रखेंगे 566 ईस्वी। अब देखिए गुहादित्य के पिता, तो इनके पिता थे, याद रखेंगे, शिलादित्य। और इनकी माता कौन थी? तो इनकी माता कौन थी? पुष्पावती। तो दोस्तों जो शिलादित्य है वो गुजरात में एक स्थान पड़ता है वल्लभी, और उस वल्लभी की राजधानी होती है आनंदपुर, वहां का शासक था। तो इसकी आक्रमण के दौरान मृत्यु हो जाती है। तो इसकी गर्भवती माँ है पुष्पावती, इसको अपने मेवाड़ वाले क्षेत्र में लेके जाती है, और यहाँ पर आकर के गुहादित्य 566 ईस्वी में मेवाड़ में गुहिल वंश की क्या करता है? स्थापना। याद रखेंगे दोस्तों, जो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है इसका आदर्श वाक्य, दोस्तों देखिए भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ है, और अशोक स्तंभ के नीचे वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते। वैसे ही मेवाड़ का एक राज चिन्ह है, और मेवाड़ के राज चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है इनका आदर्श वाक्य। तो कौन सा है? जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करता। याद रखिए दोस्तों, मेवाड़ का राज चिन्ह में जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करता। जब भी दोस्तों मेवाड़ के जो शासक होते थे, जब इनको राज तिलक होता था तो ऊंद्री गांव, याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है, यानी ऊंद्री गांव के भील सरदार, यानी ऊंद्री गांव, याद रखेंगे, ऊंद्री गांव के भील सरदार जब मेवाड़ के शासकों राज तिलक होता था तो अपना अंगूठा काट करके और ये मेवाड़ के शासकों को क्या करते थे? राज तिलक। इस गांव के तो ऊंद्री गांव के भील सरदार। तो दोस्तों जो मेवाड़ का जो गुहिल वंश है ये विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। ठीक है, मेवाड़ का जो गुहिल वंश है यह विश्व का सबसे प्राचीन राजवंश माना जाता है। और दोस्तों यह राजपूताने का सबसे लंबा शासन करने वाला राजवंश है। यानी राजपूताने के इतिहास में जितने भी राजपूत शासक हुए हैं उनमें से, या उन राजपूत वंशों में से सबसे लंबा शासन करने वाला वंश है वो कौन सा है? मेवाड़ का गुहिल या गुहिलोत या सिसोदिया वंश। और दोस्तों याद रखेंगे कि इसने राजस्थान निर्माण तक, कब तक? राजस्थान निर्माण तक क्या किया? शासन किया। तो मेवाड़ के गुहिल वंश के संस्थापक कौन है? गुहादित्य। और गुहिल वंश की स्थापना कब करते हैं? 566। पिता शिलादित्य, माता पुष्पावती। फिर बात करते हैं मेवाड़ का आदर्श वाक्य क्या है? राज्य के अंतर्गत जो दृढ़ राखे धर्म को, ताही राखे करतार। मेवाड़ के शासकों का जब राज तिलक होता था तो कहाँ, कौन से गांव के भील सरदार अपना अंगूठा काट करके राज तिलक करते थे? तो ऊंद्री गांव। फिर विश्व का सबसे लंबा, फिर सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? तो कौन सा है? मेवाड़ का गुहिल वंश या गुहिलोत वंश या सिसोदिया वंश। अब इसके बाद में दोस्तों अगला शासक आता है आपका बप्पा रावल। बप्पा रावल, इसका शासन काल आता है 734 से 753। तो देखिए दोस्तों जो बप्पा रावल है, सबसे पहले बात करते हैं बप्पा रावल है, इसका मूल नाम क्या है? तो बप्पा रावल का मूल नाम है कालभोज। बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? कालभोज। जहाँ पे अभी जो बप्पा है यानी बाप्पा है, ये क्या है? उपाधि। और ये उपाधि किसने दी थी? तो याद रखेंगे हारित ऋषि। यानी बप्पा रावल है, बप्पा रावल का मूल नाम है कालभोज। और जो बप्पा है
वो बप्पा इसकी क्या है उपाधि, और उपाधि कौन देता है, हारित ऋषि। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं कि जो बप्पा रावल है, यानी बप्पा रावल के जो नाम है वो कालभोज और इसकी उपाधि है वो बप्पा। फिर है आहड़ या आघाटपुर लेख में, आहड़ या आघाटपुर एक लेख है, उस लेख में बप्पा रावल को मुकुट मणि कहा गया है। क्या कहा गया, मुकुट मणि कहा गया है। फिर है एक अपना रणकपुर प्रशस्ति, रणकपुर प्रशस्ति दोस्तों याद रखेंगे, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया है। रणकपुर प्रशस्ति से बप्पा रावल और कालभोज का बताया है अलग अलग, लेकिन वास्तव में बप्पा रावल और कालभोज क्या है, एक ही, क्योंकि बप्पा रावल का मूल नाम क्या है, कालभोज। तो दोस्तों बप्पा रावल है ये मेवाड़ का प्रथम शासक, मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए, जिसने क्या चलाए, सोने के सिक्के चलाए, यानी मेवाड़ का प्रथम शासक जिसने सोने के सिक्के चलाए कौन है, बप्पा रावल। फिर दोस्तों बप्पा रावल है, इन्होंने मौर्य शासक मान मौर्य से या मान मौर्य से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता, यानी चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। बप्पा रावल है वो मौर्य शासक मान मौर्य से 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीत लेते हैं। फिर दोस्तों बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसको बनाई, नागदा। याद रखें दोस्तों, मेवाड़ का जो गोहिल वंश है, इस गोहिल वंश के शासकों की पहली राजधानी कौन सी है, नागदा, और कौन स्थापित करते हैं, बप्पा रावल स्थापित करते हैं। फिर दोस्तों बप्पा रावल की मृत्यु याद रखेंगे, जहां पे इसकी राजधानी नागदा वहीं पे क्या होती है, इसकी मृत्यु, यानी कहाँ होगी, नागदा। फिर बात करेंगे समाधि की, कि बप्पा रावल है इसकी समाधि कहाँ पे, बप्पा रावल की समाधि तो याद रखेंगे कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी में एक मंदिर भी है, एकलिंगनाथ जी का मंदिर इस मंदिर के पास, और इस एकलिंगनाथ जी मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया, बप्पा रावल ने करवाया। किसके आशीर्वाद से, तो हारित ऋषि के आशीर्वाद से। और यह एकलिंगनाथ जी का मंदिर है वो पाशुपति या लकुलिक संप्रदाय से क्या है, संबंधित है। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में।